बनाना, फिर उस नाम को फैलाना और उसे हर पल देश और दुनिया के बदलावों के हिसाब से बड़ा करना, ये जिम्मेदारी होती है एक मार्केटर की, एक क्रिएटिव डायरेक्टर की और एक ब्रांड मैनेजर की। ये आसान काम नहीं है। कई ब्रांड्स जैसे थम्स अप, सर्फ, अमूल, मारुति लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं और एक मार्केटर अपने हर ब्रांड को ऐसा ही बनाना चाहता है। इसी नोट पर शुरुआत करते हैं आज के ब्रांड बाजार की। मैं हूं इशलीन कौर। देखते हैं इस बार क्या है खास हमारे शो में। कैसे पहुंचाएं अपना ब्रांड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर खर्च, लेकिन भारत क्यों है पीछे। और लेनोवो कैसे जमाएगी स्मार्टफोन बाजार में पैर। मार्केटिंग एनआई में खास बातचीत लेनोवो के मार्केटिंग हेड के साथ। आज हर ब्रांड चाहता है कि वो बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों और गांव कस्बों तक अपनी पहचान बनाए, लेकिन ये पहचान बनाने के लिए ब्रांड्स को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। लोकल कंज्यूमर्स के हिसाब से ब्रांड को अपनी भाषा से लेकर अपनी शक्ल तक सभी कुछ बदलना पड़ता है। तो क्या है फॉर्मूला ब्रांड को लोकलाइज करने का और कितने कामयाब हुए हैं ब्रांड्स ऐसा करने में, देखते हैं एक खास रिपोर्ट। अमेरिकी ब्रांड कोका कोला कई साल पहले जब चाइना पहुंचा तो उसने अपना रंग रूप कुछ इस तरह से बदला, वहां के लोगों के दिलों से जुड़ने के लिए। चाइना में इस तरह से एक ब्रांड का लोगों से जुड़ पाना आसान था, लेकिन भारत में चीज धुरंधर रंग रंगीला पर यहाँ हर प्रदेश की अपनी बोली, अपना कल्चर है और एक ब्रांड के लिए लोकलाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है। नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर आप रियली लोकल कनेक्ट चाहते हैं तो आपको लोकल लेवल की नॉलेज, लोकल लेवल की अंडरस्टैंडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब आपके जो फील्ड का जो लोग हैं, जो डायरेक्टली इन टच हैं, उनका एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए जो आप सेंट्रली वो समझ सकें कि भाई लोकल क्या है, मोटिवेशंस क्या समझ है। और फिर थोड़ा लोकल एम्पावरमेंट की भी जरूरत है। कोक एक बहुत उम्दा उदाहरण है ब्रांड के लोकलाइजेशन का। ब्रांड की स्ट्रैटेजी से साफ दिखता है कि जहां वो लोगों से खुशियां बांटने को कहकर जुड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं उसका फोकस छोटे शहर, गांव और कस्बे भी है, जिनके लिए वो अलग तरह की मार्केटिंग, यहाँ तक कि ड्रिंक्स भी निकाल रहे हैं। ब्रांड का मानना है कि वो कई छोटी छोटी के बजाय एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है और बाकी सारे कदम उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। If brands have to live forever, उनमें जो वैल्यूज़ और जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या कंज्यूमर के साथ हम एक रिश्ता बनाते हैं, उसका एक बहुत ही जैसे फ्यूचरिस्टिक व्यू मार्केटियर को रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि ब्रांड्स और कंज्यूमर्स का जो एक रिश्ता है वो एक दिन या कुछ ही पलों का नहीं होता है, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। लोकलाइजेशन की शुरुआत ब्रांड्स अक्सर लोकल भाषा में विज्ञापन को लॉन्च करके करती हैं, लेकिन क्या सभी ब्रांड्स सही तरीके से ये कर पा रही हैं? किस बात का ध्यान रखना चाहिए भाषा बदलते वक्त? We had a task of taking that character and making him even South Indian and giving him a Kerala voice, giving him a Tamil voice, giving him a Kannada voice. So what we did was we went to the best writer of that state. We may not know the nuances of that land. So we went to Lingo, who is a fantastic sound designer company and is involved in translations. And we requested them to use the finest writers of that land, not advertising writers, theatre writers, and asked them to use theatre voices to deliver that. जो आप वॉइस ओवर ट्रांसलेट करते हैं, जो आप बेसलाइंस ट्रांसलेट करते हैं, उसमें अक्सर ट्रांसलेशन वर्ड लेवल पे होता है, कॉन्सेप्ट लेवल पे नहीं होता। तो हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, वही अगर कलोक्वियली आप मराठी में हो, तमिल में हो, किसी भी भाषा में हो, अगर उसका कलोकियल फ्लेवर ले आएँ तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। इसी क्या होता है ना, लोग पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश, ये चवन्नी बचाने के लिए वो 10 रुपए की नोट गंवा देते हैं। जिंगल दोबारा रिकॉर्ड करो मेरे भैया। ये आपने क्या किया है कि आपने एक म्यूज़िक मास्टर ट्रैक ठोक दिया है और अब वो लैंग्वेज राइटर को, चाहे वो मराठी हो, तमिल हो, अब बोला है कि नहीं तुम मरोड़ के तोड़ के ऐसे वर्ड्स करो कि वो उसी ट्यून के अंदर वो फिट हो जाए।
तो आपने वो 15 लाख के री रिकॉर्डिंग बचाने के लिए वो 10 करोड़ का मीडिया एक्सपेंडिचर दांव पे लगा दिया। लेकिन सिर्फ विज्ञापन की भाषा बदलने से ब्रांड लोकल कंज्यूमर से लंबा रिश्ता नहीं जोड़ सकती। उसके लिए उन्हें अपने विज्ञापन की लुक भी बदलनी पड़ सकती है। जैसे नॉर्थ और साउथ इंडिया के लिए ब्रांड्स अक्सर अलग अलग विज्ञापन बनाते हैं। हाल ही में साउथ में डाबर आमला के प्रचार के लिए डाबर ने न सिर्फ वहां से ब्रांड एम्बेसडर लिया, बल्कि अपने पूरे विज्ञापन की लाइन भी बदली। नॉर्थ में ही अपने रूरल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए ब्रांड ने डाबर लाल दंत मंजन के विज्ञापन के लिए रवि किशन को लिया। वहीं दालमिया सीमेंट ने जब नॉर्थ ईस्ट में कदम बढ़ाए तो मैरी कॉम के साथ हाथ मिलाया। यानी लोकल लोगों से बात करनी है तो उस इलाके के प्रभावशाली लोगों के जरिए ही करनी चाहिए। जब हम साउथ का कंज्यूमर को समझने की कोशिश करते हैं, देयर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ हेयर ऑयल इज वेरी डिफरेंट। वहाँ पे ये नीड है कि काले बाल, black hair is supposed to be very aspirational and very very desirable in south, which is very interesting. And the same काले बाल north में वो is not aspirational. लोगों को काले बाल नहीं चाहिए, वहाँ पे लोगों को भूरे बाल भी चलेंगे. In fact, that is considered to be fashion. So therefore, what I'm trying to say is that a south consumer's needs and expectation from a product are very different. So therefore, एक ज़रूरत है एक ब्रांड को कस्टमाइज करने के लिए अपने आप अपनी प्रोपोजिशन को, अपनी टोनालिटी को, लैंग्वेज को. इट्स इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द साउथ कंज्यूमर और द रीजनल कंज्यूमर. कंज्यूमर्स बहुत स्मार्ट हो गए, तो उनके रेलेवेंस में, उनके सोशल रेलेवेंस में पहुंचना बहुत ज़रूरी हो गया ब्रांड को. तो जब भी आप एक सेलिब्रिटी चूज़ करते हैं, ब्रांड फिट एक ऐसा मामला है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. पहले का टाइम ऐसा था कि एक आपने सेलिब्रिटी दे दिया है तो वो एक होर्डिंग तक सीमित रह जाता था. तो आज क्या हो गया कि बस होर्डिंग तक एक कम्युनिकेशन सीमित नहीं रह सकता है, वो एक कंज्यूमर के दिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है. तो कभी कभी ये जो लोकलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रांड्स जब भी सेलिब्रिटी को लेता है तो ऐसा सेलिब्रिटी को लेता है जो कंज्यूमर के साथ ना सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लेवल तक, बट जो शेयर ऑफ हार्ट की बात हम लोग करते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसके अलावा रीजनल लेवल पर छोटे शहरों और कस्बों में अपनी पहचान बनाने के लिए ब्रांड्स को अलग अलग तरीके भी अपनाने चाहिए. टीवी पर विज्ञापन लोकल केबल के जरिए दिखाने के अलावा एक्टिवेशन, खास प्रोग्राम्स और टेक्नोलॉजी, खासकर मोबाइल के जरिए आज ब्रांड्स लोगों को खुद से जोड़ सकते हैं. Mobile is something which has really helped us penetrate into the smaller cities. Also the engagement platform, so you want consumers to come back and talk to you, and the engagement really in the top cities happens on social networks, Facebook, etc., right? But that's not really what the smaller cities or India, the lower strata of towns in India don't really have that much penetration of these social networks, so we kind of use mobile there. वैसे हर ब्रांड चाहे जितना भी ग्लोबल हो, एक इलाके में लोकल ही होता है और उसकी कामयाबी वहाँ के लोगों की पसंद और उनके कल्चर में वो कितना समा रहा है उस पर निर्भर करती है. लोकल त्योहारों में हिस्सा लेना, उन इलाकों की समस्याएं समझना और लोगों के साथ मिलकर आवाज उठाना. जब एक ब्रांड लोगों की जिंदगी का कुछ इस तरह हिस्सा बनता है, तब वो एक लंबा रिश्ता बनाने में कामयाब होता है. ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे देखेंगे मार्केटिंग एनआई में खास बातचीत लेनोवो के मार्केटिंग हेड शैलेंद्र कटियास के साथ. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार. पर्सनल टेक्नोलॉजी ब्रांड लेनोवो ने स्मार्टफोन्स के बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए एक नया कैंपेन लॉन्च किया है. इस टीवीसी में भी उन्होंने अपना फॉर दोज हु डू थीम आगे बढ़ाया है. क्या लेनोवो के लिए ये सही कदम साबित होगा? कैसे ब्रांड अपना नाम और बिजनेस बढ़ाएगी स्मार्टफोन बाजार में? ये सब जानने के लिए हमारी संवाददाता शिबानी गरत ने बात की लेनोवो इंडिया के होम एंड कंज्यूमर बिजनेस के हेड शैलेंद्र कटियाल से. स्मार्टफोन्स पर्सनल टेक्नोलॉजी के फ्रंट रनर लेनोवो के लिए एक नई कैटेगरी है और लेनोवो इंडिया के नए होम और कंज्यूमर बिजनेस हेड शैलेंद्र कटियाल ने भी इसे नई अपॉर्चुनिटी, नए चैलेंज की तरह लिया है. शैलेंद्र, वेलकम टू ब्रांड बाजार. एक पीसी मेजर के लिए स्मार्टफोन बाजार में उतरना कितना चैलेंजिंग रहा? ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज कम है. हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है क्योंकि चाइना में ऑलरेडी हम नंबर 2 बन चुके हैं और चाइना आज की डेट में सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है वर्ल्ड का. और अगर हम वहाँ पे नंबर 2 बन सकते हैं तो हम कॉन्फिडेंट है कि हम बाकी जगह भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ सकते हैं.
सो ओवरऑल इस अपॉर्चुनिटी में जो हमें चैलेंज जो फेस करना है, या उसको आप टास्क कह लीजिए कि कुछ हमको ऑब्जेक्टिव मीट करना है, क्योंकि हम पीसी के मार्केट में हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो थोड़ा कम होता है, जबकि स्मार्टफोन के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट बहुत बड़ा होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अभी वही है कि कितनी जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स में पहुंच सकें। स्मार्टफोन कैटेगरी में बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है, तो ऐसा क्या है जो लेनोवो को दूसरे प्लेयर्स से अलग करता है? जी, हमारा ये मानना है कि फाइनली जो यंग लोग होते हैं, इंडिया के हों या बाहर किसी भी कंट्री के हों, ये सब फाइनली ये एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और अगर वो एक ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है एक टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, फिर इतना मुश्किल नहीं होता है उसको एक्सटेंड करना दूसरे टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। अगर आपकी पोजीशन एक टेक्नोलॉजी कैटेगरी में भी नहीं है, तब ऑब्वियसली आप उसको बाकी जगह एक्सटेंड इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। बट चूँकि लोग ऑलरेडी लेनोवो को जानते हैं, पहचानते हैं, हमारा एक स्ट्रॉन्ग नंबर 2 ब्रांड है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी स्पेस में। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर्स का मार्केट देखेंगे इंडिया में, तो पिछले 1 साल से हम नंबर 2 पोजीशन पे चल रहे हैं। इसका मतलब है जो इंडिया के यंग लोग हैं, वो आर द की बायर्स, जो डिसीजन मेकर्स हैं टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, दे ऑलरेडी लाइक, उनको पसंद है लेनोवो एज अ ब्रांड। और अब जब वो देखेंगे कि लेनोवो एक ग्लोबल कंपनी है और उसके अच्छे फ़ोन्स के रेंज भी आ गया है, तो उस परसेप्शन को शिफ्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टेक्नोलॉजी कैटेगरी में वैसे भी काफ़ी एक तो ब्रांड का रोल होता है, दूसरा आपके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं उसका काफ़ी एक महत्व होता है। और एक बार एक आदमी ने अगर वो प्रोडक्ट टेस्ट किया, फिर उसके ऊपर वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रांग होता है, 3-4 लोगों को और बात करते हैं वो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो ब्रांड परसेप्शन को एक्सटेंड करने में एक टेक्नोलॉजी कैटेगरी से दूसरी टेक्नोलॉजी कैटेगरी में इतना मुश्किल टास्क नहीं है। वो बहुत 1-2 महीने के अंदर वो एक पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता है। शैलेंद्र, एक ओवरऑल मार्केटिंग हेड से आप होम और कंज्यूमर बिजनेस के हेड है, तो क्या फ़र्क है दोनों फंक्शंस में, और आपकी मार्केटिंग की काबिलियत कैसे आपको यहाँ मदद कर रही है? सी ओवरऑल अगर आप कंज्यूमर बिजनेस को देखेंगे, किसी भी कैटेगरी में, आप FMCG में ले लीजिए, स्मार्टफोन में ले लीजिए, कंप्यूटर कैटेगरी में ले लीजिए, फाइनली जो कंज्यूमर है वो एक ब्रांड को ख़रीदता है। प्रोडक्ट ऑब्वियसली काफ़ी मायने रखता है उसमें, बट अगर प्रोडक्ट 19-20 का फ़र्क होता है तो डिसीजन मेकिंग फाइनली एक ब्रांड के बेसिस पे होती है। तो 2 क्रिटिकल लीवर होते हैं किसी भी कंज्यूमर बिजनेस में। एक आपका ब्रांड कितना स्ट्रांग है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच कितनी अच्छी है। स्पेशली एक इंडिया जैसे मार्केट में जो इतना स्कैटर्ड है, इतना फ्रैगमेंटेड है, इतने सारे स्टेट्स हैं, आपकी कवरेज कितनी अच्छी है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो एक जो मेरा मानना है कि द कस्टमर विल फाइनली बाय अ ब्रांड, एक ब्रांड के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होता है, वो एक लर्निंग रही है मेरी एक मार्केटिंग रोल में, और ऑब्वियसली वो एक इन्फ्लुएंस रहेगा जब मैं कंज्यूमर बिजनेस को भी हैंडल कर रहा हूँ। दूसरा जो मेरा अभी जो नया लर्निंग हो रहा है इस पीसी कंज्यूमर बिजनेस का हेड में, टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट का रोल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और आपकी कवरेज बहुत मायने रखती है। सो इन दोनों में एक मेरे लिए नया लर्निंग है कि आप कवरेज कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी, आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होता है, हर महीने कुछ नया होता है। तो आपके पास नया पोर्टफोलियो जो इन कुछ और कैटेगरीज़ में नया पोर्टफोलियो साल में एक बार आता है, यहाँ पे नया पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने में पूरा आपका एक नया पोर्टफोलियो आ जाता है। तो ये कुछ नई लर्निंग्स है मेरे लिए, बट एक वो लर्निंग मेरी जो रही है कि फाइनली कस्टमर जो खरीदता है वो ब्रांड खरीदता है, वो एक तरह से मैं भी एजुकेट कर पा रहा हूँ अपनी टीम को, जो टिपिकली एक सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन माइंडसेट होता है जो सिर्फ प्राइस की बात करता है, वो भी फाइनली एक ब्रांड की अहमियत समझ सकते हैं, जो मैं इनको समझा सकता हूँ। शैलेंद्र, थैंक्स टू बी ऑन ब्रांड बाजार। थैंक्स शिवानी। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसे दुनिया भर में क्यों बढ़ रहा है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग पर खर्च। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। डिजिटल माध्यम का महत्व हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर मार्केटियर, हर क्लाइंट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पर जोर दे रहा है। दुनिया भर के मार्केटियर्स डिजिटल एड्स पर अपने स्पेंड्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत में डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए दिल्ली अभी भी दूर है। क्यों, ये जाना हमारी संवाददाता शिबानी घरत ने ग्रुप एम के डिजिटल हेड से एक खास बातचीत में।
दुनिया भर में ब्रांड्स तेजी से अपने नए कैंपेन्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना रही है। विश्व भर में इंटरनेट एड स्पेंड 2012 में 55,000 करोड़ रुपए था। मीडिया प्लानिंग और बाइंग एजेंसी ग्रुप एम की नई रिसर्च के मुताबिक इस साल ये बढ़कर 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। In your recent report, you said that internet ad spending is expected to reach a $113.5 billion, which is like almost 14.6% higher than what it was earlier year. So tell me one thing, where is this spend coming from? You know, is the traditional marketing or traditional media budget for, let's say, a print or television getting cut, or the medium or internet as a medium or online medium is driving this spend increase on its own? The newspaper business around the world, slightly less in India, but in many places around the world, is in a very steep decline. And the newspaper business, where new revenues are coming from, is coming from online. And it's interesting that the Financial Times now has more digital subscribers than it has newspaper subscribers, and we're seeing great revenue growth from people like the New York Times, from the Guardian in the UK, from the Mail Online, and many other newspapers that are now digital around the world. Equally, on television, the eyeballs are moving, and when the eyeballs move, the money moves with it. And more program makers are redistributing their content on online channels in full episode form, in clip form, through channels they own themselves, through aggregators like Hulu, and indeed in YouTube. So what's happening is the advertising dollars may eventually go to the same program makers and creators, but through different channels. ग्रुप एम की इस सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर्स जो समय ऑनलाइन बिता रहे हैं उसमें बढ़त देखी गई है। ई कॉमर्स के पर यूजर स्पेंड में इजाफा हुआ है और इस बढ़त में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी बड़ा योगदान है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट की एडवर्टाइजिंग में काम आता है। देश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन काफी कम स्पीड पर। पिछले कुछ सालों में flipkart.com, myntra.com, makemytrip.com, jabong.com, olx.com, yatra.com जैसी वेबसाइट्स ने ऑनलाइन मीडिया की शक्ल बदलने की कोशिश तो की है, लेकिन हम एक बड़ा आईटी देश होते हुए भी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में काफी पीछे है। What, according to you, is triggering the growth of the online medium in a country like India with low internet penetration? India has among the lowest proportions of internet advertising for any country that has a significant installed broadband user base and a significant installed mobile user base. And it's an issue, and there are many sides to it. And I think there's three that stand out for me. The first is that broadband in India is quite slow. Many people in India have a broadband connection which is a 512k broadband connection, whereas in most other markets it's at least 3 megabits a second, and if you go to Korea it's 72 megabits a second, or Kansas City, where Google has built out a fiber network, up to 100 megabits a second. There's a big difference in the user experience and in the advertiser experience at those speeds. India has more mobile phones than it has flushing toilets. This is an extraordinary sociological phenomena. But out of the 900 or 950 million mobile phones, only 60 million of them are smartphones. And mobile advertising, whilst has started in the feature phone world through SMS and MMS, only really grows in a smartphone world, and in particular a smartphone world where data prices are low and 4G is available to the consumer. The third big driver is that there's a correlation between internet advertising and e-commerce. We need to see an e-commerce marketplace evolve in the country alongside organized retail that creates the driver for people to create outcomes in the digital advertising world. डिजिटल मीडिया की इस ग्रोथ से एडवर्टाइजिंग और मीडिया प्लानिंग और बाइंग एजेंसीज के रुख और सोच में कुछ बदलाव आया है। कई बड़ी एजेंसीज डिजिटल मीडिया पर अब ज्यादा फोकस भी कर रही है। नए टैलेंट को इसके लिए हायर भी किया जा रहा है। देश में डिजिटल स्टार्टअप भी लगातार खुल रहे हैं, लेकिन इस सब को सही दिशा देना जरूरी है।
आपको हमारा आज का शो कैसा लगा? आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़_बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।